एक समय की बात है। शहर में तारा नाम की 8 साल की छोटी गरीब लड़की थी, जो अपनी माँ राधा और पापा अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अर्जुन मजदूरी करके घर चलाता था और उसकी बेटी तारा को स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन तारा स्कूल से घर आ रही थी कि तभी उसकी नजर डांस हॉल की ओर जाती है, जिस दीवार को एक छोटा सा होल था। उसमें से वो अपनी आँख से अंदर डांस करते लोगों को देख रही थी कि तभी उसकी माँ राधा वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे चिल्लाते हुए उसे घर लेकर जाती है। तारा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि वहां पर ऐसे टाइम पास मत किया कर। पर माँ, मुझे भी उनके जैसा डांस करना है, बड़ा बनना है, टीवी पे दिखना है। माँ, मुझे भी जाना है वहाँ डांस सीखने। अरे बेटा, वो सब बड़े पैसों वाले लोगों का काम है। हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ कि हम तुम्हें वहाँ डांस सीखने के लिए भेजे। चलो चुपचाप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठो। माँ की डांट से तारा रूठ के कोने में बैठ जाती है कि तभी तारा के पापा अर्जुन घर आते हैं और वो तारा से, अरे मेरी प्यारी गुड़िया को क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है मेरी गुड़िया? पापा, मुझे भी डांस सीखने जाना है। अरे बिटिया, तुम वहाँ जाती ही क्यों हो? अगर तुम वहाँ गई ही नहीं तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में जॉब करो। ठीक है माँ, पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज से मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान दूंगी। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह पापा को भी काम पर जाना है और तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना। खाना खाकर सब सो जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन अपने काम पर चला जाता है और तारा अपने स्कूल। अब ऐसे ही उनका हर दिन बीता करता था। कई साल बीत जाते हैं। तारा के मन लगाकर पढ़ाई करने के कारण वो हर साल अच्छे नंबरों से पास होती है। तारा की पढ़ाई में प्रगति देखकर अर्जुन और राधा भी बहुत खुश थे। अब तारा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और एक दिन तारा को कॉलेज की तरफ से एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आता है और उसके बाद वो लोग तारा की काबिलियत देखकर उसे अच्छी पगार वाली नौकरी भी ऑफर करते हैं। तारा बहुत खुश हो जाती है और अपने माँ पिताजी से कहती है, माँ, पापा, मुझे एक कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आया है, जिसके बाद वो लोग मुझे अच्छे पगार वाली नौकरी भी देने वाले हैं। पापा, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुश खबर सुनकर अर्जुन और राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। देखा राधा, मेरी छोटी सी गुड़िया अब कितनी बड़ी हो गई है। अर्जुन और राधा तारा को गले लगा लेते हैं और राधा भगवान के सामने दिया लगाने जाती है। लेकिन पापा। हाँ बेटा, बोलो, क्या हुआ है? पापा, वो इतनी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। बिटिया, तुम उसकी फिक्र मत करो। शाम को घर आते समय तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊंगा मैं। काम पर जाते ही अर्जुन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे, मालिक, वो दरअसल। हाँ अर्जुन, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिलेंगे? मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस लाना था। ठीक है, पर पैसे समय पर जरूर लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद मालिक। अर्जुन अपना सारा काम पूरा कर घर आते वक्त तारा के लिए एक अच्छी ड्रेस लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह तारा माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए निकलती है। जैसे ही वो रास्ते से जा रही थी, तभी उसकी नजर फिर से उसी डांस क्लास की तरफ जाती है और उनकी आवाज सुनकर वो फिर से हर रोज की तरह उस छोटे से हॉल से झांक कर देखती है कि आज वहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है। अरे अब हमारा क्या होगा? जो मेन डांसर थी उसका ही पैर टूट गया है। अब शो कैसे होगा हमारा? आज के आज हम कैसे अरेंज करेंगे ये सब? तभी तारा धीरे से दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तारा की बात सुनकर वो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं कि ये गरीब लड़की उनकी क्या मदद करेगी। कौन हो तुम और तुम क्या मदद करोगी हमारी? सर, आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें दिया चांस, अब दिखाओ हमें डांस करके। जब तारा उसका डांस स्टार्ट करती है तो वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो डांस टीचर तारा से
अरे तुमने ये कहाँ से सीखा? ये तो हमारी कोरियोग्राफी है। जी सर, माफ करना, पर मैं रोज आपका डांस देखा करती थी और घर जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। मुझे बचपन से ही आपके यहाँ डांस सीखना था, लेकिन हमारे गरीब हालात की वजह से मैं कभी अंदर नहीं आ पाई। तुमने तो हमारी सारी चिंता एक झटके में दूर कर दी। क्या तुम आज के शो में हमारे ग्रुप में परफॉर्म करना चाहोगी? जी सर। अब तारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। हेलो हेलो मिस तारा, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। आज तुम इंटरव्यू के लिए आ रही हो या नहीं? जी मैम। ऐसा कह के तारा फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। एक तरफ उसका बचपन का सपना सच हो रहा था और एक तरफ उसके माँ पिताजी का सपना। उनकी मेहनत थी जिससे उन्होंने तारा को इस मकान पर लाया था। लेकिन उस समय तारा अपने पैशन को चुनती है और अपने घर पर बिना बताए ही डांस क्लास वाले लोगों के साथ शो में परफॉर्म करने के लिए निकल जाती है। तारा की वजह से उनका पूरा ग्रुप वो शो में जीत जाता है और हर जगह सिर्फ तारा के डांस के ही चर्चे होने लगते हैं। सब होने के बाद शाम को तारा घर आती है। अजी सुनते हो, अपनी तारा आ गई, देखो तो। अरे बेटा, आ गई तुम? आओ आओ बैठो और बताओ कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं? पापा, वो दरअसल तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ पिताजी से कैसे सच कहे। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर वो उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। इसीलिए तारा ने उन्हें सारी बात बता दी। अरे तारा, तुमने ये क्या कर दिया? कितने दिनों बाद घर में खुशी आई थी। अरे ये सब करने से पहले एक बार अपने पापा के बारे में तो सोच लेती। अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। जैसे ही अर्जुन बाहर निकलता है तो गांव के 2-3 लोग उससे मिलते हैं और वो अर्जुन से, अरे अर्जुन भाई, क्या बात है, तुम्हारी तारा तो टीवी पे आ गई। ये सब कैसे हुआ? पर कुछ भी कहो अर्जुन, क्या डांस किया है तुम्हारी बेटी ने, वाह, मानना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ अर्जुन भाई, तुम्हारी तारा ने तो अपनी बस्ती का नाम रोशन कर दिया। ये सब सुनकर अर्जुन भागते हुए घर आता है और राधा को सारी हकीकत बताता है। दोनों खुशी से तारा को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे तारा के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और फिर क्या था, उसे हमेशा ही बहुत सारे शोज से डांस के लिए ऑफर आने लगते हैं। ऐसे ही करते करते तारा बहुत फेमस डांसर हो जाती है। तुर्कस्तान के बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और अपने मंत्रियों से देश विदेश की नीतियों पर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज, सुना है राजा अकबर और उनका राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य कहलाता है और उनके पास बहुत ही अक्लमंद औहदेदार भी है जिनसे वो अपना कारोबार बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। मंत्री की बात सुनकर तुर्की के राजा को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। राजा ने तुरंत ही एक पैगाम लिखा और अपने दूत को वो पैगाम देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। दूत उस पत्र को लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें उनके महाराज का वो पैगाम थमा दिया। पैगाम में मजमून कुछ इस प्रकार का था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाए। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचार मग्न हो गए और बिरबल से, बिरबल, तुर्की के राजा हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तुम्हें ही हमें इस समस्या से बाहर निकालना है। जापना, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मैं जैसे कहता हूँ आप वैसे ही कीजिए। फिर और कुछ देर तक उन्होंने बिरबल से राय मशवरा किया और उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक मजबूत किले में बंद करवा दिया। अब उन्हें कैद हुए कई दिन बीत गए थे, इसलिए बादशाह अकबर बिरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु ये बात तो निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस चीज को चाहता है वो मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक इस मजबूत किले की 1-2 ईंट ढह नहीं जाती। जब इस मजबूत किले में कुछ हानि होगी तभी तुम लोग यहाँ से आज़ाद किए जाओगे। तुम लोगों को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने उसका यथाचित प्रबंध कर दिया है।
इतना कहकर बादशाह वहां से चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उन्हें अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा ही दुख होता था। वो सभी बंदी कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वो सब ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए ही हुआ है? आप तो दीनानाथ है। हे ईश्वर, हम असहायों की सुध लीजिए प्रभु। इस प्रकार वो नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ। ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोरों से भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धाराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी और बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसीलिए उन्होंने दूत को उसके सारे साथियों सहित दरबार में बुलाया और उनसे, आपको तो अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी शायद आपने समझ ही लिया है। यदि ना समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा मजबूत किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्य पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। जाओ, अब तुम सब आजाद हो। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को अपने साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्कस्तान में पहुंचकर ये सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा।